फिजिक्स जो कहते हैं ना, फिजिक्स एक इंटरेस्टिंग चीज है। उस इंटरेस्टिंग चीज वो फिजिक्स क्यों बना, उसका एक भाग ये भी है कि ऐसे ऐसे फिनोमेना भी जो है होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि फिजिक्स बेहद ही महत्वपूर्ण और बेहद ही इंटरेस्टिंग है। तो आज जिस चैप्टर का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। अब देखिए, ग्रेविटेशन पे हम आगे बढ़ेंगे और आपको एक एक चीज हम अच्छे से कंफर्म, अच्छे से क्लियर कराते हुए बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम आगे बढ़ने का जो है प्रयास करेंगे। आइए अब जो समझने का हम प्रयास करते हैं ग्रेविटेशन क्या होता है, समझिए सर। ये जो यूनिवर्स है ना, इन दिस यूनिवर्स, आप एक चीज याद रखिए, इस यूनिवर्स में जो मासेस होते हैं ना, मासेस अट्रैक्टेड ईच अदर। मास जो करते हैं ना, मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो मासेस होते हैं ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब मासेस अट्रैक्टेड ईच अदर विद अ फोर्स, विद अ फोर्स, एक फोर्स के साथ मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उस फोर्स को एंड दैट फोर्स इज known as ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहते हैं उसको? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। इस ब्रह्मांड में हर एक मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ये बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। आप देख रहे हो कि सन, आप ये समझो एक फोर्स बैलेंस हो रहा है, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स और एक ग्रेविटेशनल फोर्स, कि हमारा अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है। समझ रहे हो? हम बॉल को फेंकते हैं, फटाक से नीचे चला आता है। क्यों चला? देयर इज अ फोर्स, क्योंकि अर्थ हम पर, देखिए हम अर्थ पर क्यों चल रहे हैं? देयर इज अ फोर्स। हम दोनों के बीच हमारा एक मास है और अर्थ का मास है, हम दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, हम दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तभी तो हम अर्थ पे चल पा रहे। मतलब ये समझो कि इस ब्रह्मांड में जो है एक मास हर एक दूसरे मास के साथ एक फोर्स में बंधा रहता है। उस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ रहे हो? इस ब्रह्मांड में एक मास हर एक दूसरे मास पर बल लगाता है, उस बल को जो हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। मुझे लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स आपको क्लियर हो गया। इस फोर्स का कुछ मतलब है कि ये फोर्स क्या है? ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? उन दोनों मासेस के, जो दोनों मास एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। ये फोर्स जो होता है उन दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ गए? दूसरी चीज, ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स उन दोनों मास के बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये मास क्या होता है? जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उस दो मास के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उस दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वो दोनों मास के बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर हम इसको एक साथ लिखना चाहे तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। Force is proportional to product of masses, directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between these masses. ये फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस दोनों जो ऑब्जेक्ट के मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, उसके जो डिस्टेंस है उस दोनों मास के उसके स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम ऐसे लिख देते हैं। हम ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन। क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी साइन। ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है। और याद रखिए, हम अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाकर अगर इक्वल टू का साइन लाना चाहते हैं तो हमें कोई कांस्टेंट से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मुझे लगता है कि आपको ये चीजें पता होंगी, नहीं पता है तो जान लीजिए। अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाकर मुझे इक्वल टू साइन यहाँ पर लाना है तो इस भाग को हमें किसी कांस्टेंट से, इसके जगह पर हमें किसी कांस्टेंट से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ जो कांस्टेंट आता है
उसको हम जी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? जी, कैपिटल जी। इसको लिखते पढ़ते क्या है? इसको पढ़ते हैं यूनिवर्सल 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 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको क्या पढ़ते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अपने मन मंदिर में इसको बसा लीजिए। इसको पढ़ते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके जी। और इसकी जो वैल्यू होती है, वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। क्या होते हैं? इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वैल्यू भी याद कर लीजिए, सवाल बहुत आएंगे। आपको बहुत सवाल इस पर बनेंगे। ये वैल्यू बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही क्रूशियल वैल्यू है। ये जी को क्या पढ़ते हैं? जी यहाँ पर कांस्टेंट है, तो हम F इज इक्वल टू कर देंगे और जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कैपिटल जी से, जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। और ये अब हो गया एक फॉर्मूला कि कौन ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फॉर्मूला हो गया। F इज इक्वल टू जी m1m2 बाई आर स्क्वायर। F क्या है? F यहाँ पर क्या है? कोई बता सकता है? F क्या है? ये F यहाँ पर है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है? F यहाँ पर है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके जी। G यहाँ पर क्या है? G है यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है। यह m, ये दोनों m क्या है? ये है मास। ये क्या है? मासेस। ये क्या है? मासेस। ये क्या है? ये है डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन मासेस। ये दोनों मासेस के बीच में क्या दूरी है? तो याद रखें, F क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। M क्या है? मासेस, जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। और ये R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। मुझे लगता है कि आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में एक अच्छी खासी नॉलेज हो गई कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। कि इन यूनिवर्स में एक मास हर दूसरे मास को एक अट्रैक्शन फोर्स से खींचता है, एक फोर्स लगाता है एक मास दूसरे मास पर। तो वो फोर्स क्या होता है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। वो फोर्स क्या होता है? वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वो दोनों मासेस के प्रोडक्ट के, जो दो मासेस के बीच में फोर्स लग रहा है। ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। किसके बीच में? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। वो जो दो मासेस है उसके बीच में जो दूरी है उसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपने ये फॉर्मूला बनाया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के यहाँ पर एक जी बड़ा कैपिटल जी लाया, जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी ये वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। मुझे लगता है आपको यहाँ तक बेहद ही महत्वपूर्णता से क्लियर सारी चीजें हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तब तक मैं देख लेता हूं कि वीडियो चल रहा है अच्छा से कि नहीं चल रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन। अब देखिए, हम कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ बात कर रहे हैं कि इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। अब ये देखिए क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है? कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, प्रॉपर्टीज। ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ प्रॉपर्टीज होंगे। तो पहला प्रॉपर्टीज अगर आपसे कोई पूछे ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो आपको कहना है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स एक इज अ एट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एट्रैक्टिव फोर्स। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको याद होनी चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एट्रैक्टिव इन नेचर होता है, जस्ट लाइक अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एट्रैक्टिव फोर्स। दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण रिपल्सन नहीं होता है, अट्रैक्शन होता है। वो एक दूसरे के करीब आने की प्रयास करते हैं। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है दो मासेस के बीच में। ओके जी। दूसरा पॉइंट जो याद करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है
ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ आप उसको कहते हो ना, क्या कहते हैं उसको, इंटरवेनिंग मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम। ये जो मीडियम होता है ना दोनों मासेस के बीच में, क्या क्या मीडियम है, वो मीडियम के इंडिपेंडेंट होता है, किस मीडियम में रखा गया हो, कुछ मीडियम का फर्क नहीं पड़ता इसको। ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या मीडियम है दो मासेस के बीच में, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रेविटेशनल फोर्स इज जस्ट इंडिपेंडेंट है, मीडियम की जो बातें होती है ना मीडियम की, उससे इंडिपेंडेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। तीसरी चीज क्या है, तीसरी और बेहद महत्वपूर्ण चीज है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। मुझे लगता है आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज जो हैं बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं समझता हूं इसको आप कॉपी पे नोट कर ले और इसको याद करें, कहीं आपको प्रॉपर्टीज पूछ दिया जाए तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है। ओके जी। देखिए होता क्या है, कंजर्वेटिव का मतलब समझ लो, कंजर्वेटिव जो अभी मैंने लिखा ना ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, मुझे लगता है डाउट होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स आप उसको कहते हैं जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, जो पाथ के इंडिपेंडेंट हो वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, कंजर्वेटिव जो पाथ के इंडिपेंडेंट होता है उसको कंजर्वेटिव कहते हैं। समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हम बात करेंगे ग्रेविटेशन में हम अब जब बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसकी बात करेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो हम आगे बात करेंगे वो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसकी बात करें, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, आप फोर्स का फॉर्मूला तो जानते हो, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो भैया ग्रेविटेशनल फोर्स में भी तो कोई एक्सेलरेशन होगा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में एक एक्सेलरेशन लगता है। वो एक्सेलरेशन क्या होता है, उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या करता है, इट attracts the body towards the earth surface। ये क्या करेगा, अर्थ सरफेस के टुवर्ड्स किसी बॉडी को अट्रैक्ट करता है। जैसे आप देखिए, जैसे मैंने, देखो ये दिखाई दे रहा होगा आपको, जैसे मैंने इसको छोड़ा ये नीचे गिर रहा है। ये नीचे क्यों गिर रहा है, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन लग रहा है। क्या, कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है, जो अर्थ लगा रहा है। उस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्सेलरेशन लगा रहा है उस एक्सेलरेशन क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन लग रहा है इसके कारण ये नीचे आ रहा है। फोर्स क्या होता है, ये फोर्स मैंने आपको क्या बताया, आप मेरी बात समझे, आप इस चीज को ना बेहद ही महत्वपूर्ण तरीके से समझिए। फोर्स मैंने क्या कहा, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़े हो कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन के सेकंड लॉ में बताया गया है कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स में दो चीजें की जरूरत होती है, फोर्स में एक तो मास की जरूरत है और एक एक्सेलरेशन की जरूरत है। तो आप जानते हो जब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो मास तो है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मास के बीच में ही लगता है। इसके पास कुछ मास है, इस पर फोर्स लग रहा है तभी तो ये नीचे जा रहा है ना, समझे कि नहीं समझे। तो इस पर जो मास, इस पर जो मतलब ये मास है, ये इसके पास मास तो है, लेकिन इसके पास कोई एक्सेलरेशन लग रहा है तभी तो ये नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है मतलब इस पर कोई फोर्स लग रहा है तभी तो ये अपना प्लेस चेंज कर रहा है। फोर्स इज अ पुश और पुल, जिसके कारण कोई भी चीज अपना जगह बदलता है, स्थान बदलता है। ये अभी यहाँ पर, अभी यहाँ गिर गया मतलब इस पर कोई फोर्स लगा तभी तो ये नीचे गया। तो इसके पास मास भी है तो फोर्स लगने के लिए मास तो चाहिए, लेकिन एक्सेलरेशन भी चाहिए। तो उस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको दर्शाते हैं स्मॉल जी से। तो इसीलिए जब कोई भी चीज को हम फ्रीली फॉल कराते हैं तो फ्रीली फॉल कराने पर ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स
फोर्स लगता है होता है mg। एक जगह पर अब g से रिप्लेस हो गया, एक जगह पर अब g आ गया, एक जगह पर क्या आ गया, g आ गया। a का तो वैल्यू बढ़ता घटता रहता है कि क्या एक्सेलरेशन से चलाए नहीं चलाए, लेकिन g की वैल्यू एक ही होती है, g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको लगभग आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हो। बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं। a और g का वैल्यू क्या होता है, मतलब जब हम किसी चीज को फ्रीली फॉल कराते हैं तो एक जगह पर जी आ जाता है, जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ये अट्रैक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये टेंस करता है, वो एक एक्सेलरेशन है ताकि कोई भी सामान अर्थ के सरफेस पर, मतलब अर्थ के सेंटर में जाए। एक्चुअली ये होता है कि कोई भी सामान को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करता है कि कोई भी सामान को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करता है, उसके कारण लगने वाला फोर्स को हम कहते हैं, उससे जो लगता है उसको कहते हैं, जो मतलब उसमें जो एक्सेलरेशन लगता है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैं समझता हूँ आपको यहाँ तक बेहद ही महत्वपूर्णता के साथ क्लियर हो गया होगा, बेहद अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बता देता हूँ। एक्सेलरेशन आप जानते हो फोर्स इज इक्वल टू ma होता है कि नहीं होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, gm मास ऑफ अर्थ, और जो ये मास लग रहा है उसका वाई आर स्क्वायर। दोनों तो फोर्स है, LHS इक्वल है तो RHS को इक्वल कर दो, मतलब ma को किसके बराबर में लिख दो, me इंटू m, सॉरी g इधर में लिख देता हूँ कोई बात नहीं, और r स्क्वायर। ठीक है, तो इस m से ये m चला गया, और ये मान लो कि ओके यहाँ पर mg कर दो ना, ये फोर्स हम g की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, g, तो mg की जगह पर सॉरी यहाँ पर g कर दो, क्योंकि कोई भी नीचे लग रहा है तो उस पर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर a नहीं, a को हम रिप्लेस कर देते हैं g से, तो mg, तो g की वैल्यू क्या हो गई, g की वैल्यू हो गई मास ऑफ द अर्थ इनटू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। तो इस फॉर्मूला से g की वैल्यू निकलती है, आप समझ लीजिए g की वैल्यू मैंने क्या कहा, g मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया रेडियस ऑफ अर्थ आप क्यों कर रहे हैं, रेडियस ऑफ अर्थ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज आप कहां से क्या देख रहे हैं, आप कहां से क्या देख रहे हैं, हम दो मासेस के बीच में क्या देख रहे हैं, ग्रेविटेशनल, हम g की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो g की वैल्यू, g क्या टेंड्स करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर की तरफ आकर्षित करता है। g क्या टेंड्स करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या टेंड्स करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर में आए, कहां आए, अर्थ के सेंटर के पास आए, अर्थ के सेंटर के पास आए। तो सरफेस से सेंटर के बीच की जो दूरी होती है बेटा, सॉरी बेटा नहीं भाई, अर्थ के सरफेस से जो सेंटर की दूरी होती है उसी को तुम रेडियस कहते हो ना, इसीलिए मैंने रेडियस कि दो ऑब्जेक्ट जिसकी दूरी क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, वही जी की वैल्यू निकालेगा, बोलेगा अक्सर ये रेडियस ऑफ अर्थ आपने क्यों लिखा, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टेंड्स करती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर के पास आए, कहां आए, अर्थ के सेंटर की तरफ खींचने का प्रयास करते हैं, कहां से, सरफेस से सेंटर की तरफ खींचने का प्रयास करता है, इसीलिए दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, r हो गई। बोलो समझ में आया क्या। इस फॉर्मूला में g की वैल्यू आप डाल दो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। मास ऑफ अर्थ क्या होता है, मास ऑफ अर्थ याद नहीं आ रहा है, और रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, क्या होता है 6400 किलोमीटर, चाहे 6.4 इंटू 10 टू द पावर क्या कह सकते हो, 6 कह सकते हो क्या, हाँ 6 कह दो, इसको मीटर में चेंज कर दो, तो ये आपका ये डाल दो आर की जगह पर। मास ऑफ अर्थ अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, जो भी होगा मास ऑफ अर्थ आप कहीं से देखकर लिख दीजिएगा। तो जी का वैल्यू आपको यहाँ पर लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, जिसको लगभग हम अपने सवाल के कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख देते हैं। तो मैंने आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बता दिया, और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए मैंने आपको ये दोनों चीज, ये दोनों पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए। तब तक के लिए गुड बाय, और अभी वीडियो आएगा जिसमें नेक्स्ट फर्दर हम बात करेंगे, और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ये कंटेंट बनाने में। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।